नमस्कार। एचएनएन की खास चुनावी पेशकश बिग फाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं रवि कैंथुरा। आबादी के हिसाब से भी नैनीताल उत्तराखंड का तीसरा बड़ा जिला है। आजादी के बाद से इस सीट में यूपी का बहेड़ी भी शामिल हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अलग हो गया। इस लोकसभा सीट के तहत 2 जिले और विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। इस सीट का समृद्ध इतिहास भी है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ परिवार की यह कर्म स्थली रहा और जब से इस सीट में चुनाव हुए हैं, बीजेपी की इस सीट पर पूरी तरह से कसी हुई पकड़ भी देखने को मिली। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर करेंगे अपने मेहमानों के साथ आज बिग फाइट में चर्चा। करता हूं कि जो मेहनत चल रही है और आम जनता का जो मुझे आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, मेरे लिए अकल्पनीय है। आ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा जननेता था, पर लेकिन जरूर मेरे पास क्षेत्र के विकास के लिए कुछ योजनाएं हैं, कुछ सोच है। जो भी मेरा अब तक का राजनीतिक अनुभव है, चाहे वो संगठन के माध्यम से रहा हो अलग अलग राज्यों में, तो उस अनुभव के आधार पर मेरा भरोसा है कि इस क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए का जो आज बड़ा रिस्पांस मिलने का एक और भी कारण है, वो वर्तमान जो सांसद हैं, उनका जो निष्क्रियता रही है, उनका जो नकारापन रहा है, जनता उससे बहुत परेशान हो चुकी है और जनता अब पूरी तरह से बदलाव का मन बना चुकी है। 5 साल का उनका कार्यकाल पूरी तरह से नाकाम रहा। उन्होंने, अब जानते हैं कि सांसद निधि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्षेत्रीय विकास के लिए। 17 करोड़ में से मात्र 7 करोड़ यानी लगभग 40% ही वो उसका उपयोग कर पाए। 10 करोड़ जो जनता की भलाई के लिए हो सकते थे, विकास के लिए खर्च हो सकते थे, हमारे अस्पतालों की जो दुर्दशा है उसमें काफी काम हो सकता था। हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो दूरस्थ क्षेत्र है खास तौर पर, वहां पर लाइब्रेरीज वगैरह बन सकती थी, पुस्तकालय का निर्माण हो सकता था। ऐसे तमाम योजनाएं हो सकती थी। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आज भी बरसात आती है तो समय होता है। आप देखिए ना, ये जो बदलाव आता है इधर से उधर, उधर से इधर, चुनाव में ही क्यों होता है? तो उनके, कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कुछ लोगों का जो भूतकाल है ना, भूतकाल का भूत उनको डराता है। यानी कि आज वर्तमान सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही, चाहे प्रदेश में हो चाहे ऊपर हो, अ, उनका एक सूत्र है कि पहले खरीद लो, जो नहीं बिके उसे डरा दो, उसका कुछ ऐसा निकाल लाओ जिसकी वजह से फिर उसको आना पड़े। अब जो छोड़ के जा रहे हैं, गए हैं, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या मजबूरी रही है, और इन्हीं में से कोई कारण रहा होगा। तो बीजेपी के 400 पार, तो क्या कहना है? नहीं, वे तो नारे है ना, ये नारा है। इस तरह के नारे तो वो हर राज्य में जब चुनाव होते हैं देते ही हैं। बंगाल में बोला 200 पार, आधे भी नहीं आए। कर्नाटक में बोला 200 पार, आधे भी नहीं आए। तो मानते नारे नारे रह जाएगा 400 पार? बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं स्वागत करता हूं, दिगंबर नेगी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। सर, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर जीतराम आर्य हैं, पूर्व विधायक हैं। डॉक्टर जीतराम जी, आपका बहुत स्वागत। दीपक रावत जी यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ प्रेम पंचोली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत दिगंबर नेगी जी आपसे मैं आज करता हूं। अभी तक हम क्योंकि चुनावी समर में लगातार चुनाव की बातें हो रही हैं और लोकसभा की इन 5 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी जो है, आपकी पार्टी हो चाहे मुख्य विपक्ष, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से तय किए गए हैं। नैनीताल सीट पर अगर बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस के यशपाल आर्य का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बाद में यहाँ पर प्रकाश जोशी को टिकट दे दिया गया। नैनीताल सीट पर आपकी क्या स्थिति है? नैनीताल सीट, हम अगर उसका इतिहास देखेंगे तो वो उस प्रबुद्ध जनता का गढ़ है जिसने इस देश के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता स्वर्गीय श्री नारायण तिवारी को एक 25-26 साल के युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलराज पासी के द्वारा हरवा दिया था। और वह कीर्तिमान निरंतर केसी पंत से लेकर के अजय भट्ट तक वो नैनीताल सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वहाँ की जो राष्ट्रवादी जनता है वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारों को अपना अमूल्य वोट देकर के अपना समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हर चुनाव में प्रकट करती है। और इस 2024 के आम चुनाव में भी फिर से नैनीताल लोकसभा की जो प्रबुद्ध जनता है वो इस देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए
उनकी विकास की योजनाओं को समर्थन देने के लिए, देश विदेश में भारत के इस्तकबाल को बुलंद करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के सुदृढ़ करने के लिए और जन उपयोगी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो उनकी सरकार में काम हुआ है। कल ही मैं कुछ चुनावी बैठकों में था देहाती क्षेत्र में हरिद्वार के, तो हर जगह जो है आयुष्मान कार्ड को लेकर के लोग इतने खुश हैं। सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के द्वारा जो लोगों को सरकारी सहायताएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे समाज कल्याण के द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशनें हों, ये सारी की सारी आज जो लाभार्थी उस तक सीधे पहुंच रही हैं और आम जनमानस इस बात से बहुत संतुष्ट है कि देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है और जो शहीदों का देश है, जो जिस देश की आज़ादी के लिए जो शहीदों ने बलिदान किया है, उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए फिर से अजय भट्ट जी के रूप में एक माला जो है मोदी जी के गले में डालने के लिए फिर से विजय माला वो जो है नैनीताल की जनता इस चुनाव में 2024 के चुनाव में 19 अप्रैल को अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में करने वाली है। ठीक है डॉक्टर जीतराम, आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं सर, और ऐसे में यहाँ पर अगर नैनीताल सीट पे ही आज चर्चा का हमारा मुख्य फोकस रहेगा, यहाँ पर प्रकाश जोशी जी को टिकट दिया जाता है। शुरुआत यशपाल आर्य के नाम को बड़ी सबसे आगे चल रहा था, वरिष्ठ नेता भी हैं, तो ऐसे में जब ये टिकट बदला गया, हालांकि इसमें बहुत देरी भी हुई, लेकिन यहाँ पर आप अपनी स्थिति को कहाँ आंकते हैं? और सामने क्योंकि जो यहाँ पर सांसद रहे उन्हीं को एक बार फिर से भाजपा ने विश्वास जताया, आपने टिकट में देर करने के बाद जो है यहाँ पर प्रकाश जोशी को टिकट दिया है, स्थिति क्या है आप लोगों की वहां पर? देखिए, कांग्रेस नैनीताल उधम सिंह नगर जो है वो कांग्रेस ने पूर्व में 2 बार माननीय केसी बाबा का यहाँ पर सांसद रहे, कांग्रेस से रहे लंबे समय तक। और इस समय जो है हमारे वरिष्ठ नेता थे, यशपाल आर्य जी थे और भी लोग थे, काफी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं काफी लोग योग्य थे। लेकिन हमारे जो इस समय माननीय राहुल गांधी जी और जो हमारे कांग्रेस के हाईकमान ने किया, वो एक युवा नेता प्रकाश जोशी को दिया। और निश्चित रूप से प्रकाश जोशी एक युवा नेता हैं और कांग्रेस के लिए एक मजबूती के लिए जो है वो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर में चुनाव में माननीय अजय भट्ट जी का मुकाबला कर रहे हैं। और ये हमारी मेन जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारा ये है कि 5 साल में जो माननीय अजय भट्ट जी को जो यहाँ पर समय मिला और जो लोगों ने उनको चुना, जो उन पे विश्वास जताया, जो उन पे आस्था कायम करी लोगों ने, उन पे वो माननीय अजय भट्ट जी उस पे खरे नहीं उतर पाए। क्योंकि अभी तक भी सांसद निधि के लगभग सभी 5 सीटों पर सांसद निधि का बहुत कम पैसा जो जनता के विकास के लिए होता है, जनहित के लिए होता है, वो अपेक्षाकृत जो सांसदों द्वारा वो निधि जो है वो खर्च नहीं करी। और खर्च नहीं करने का मतलब कि आपने जनता के विकास में जो विकास होना चाहिए था उस विकास को अवरुद्ध हुआ है निश्चित रूप से। और ये हमारी सबसे मजबूत हुआ है कि जो सांसद जिसको जनता ने विश्वास किया था, जिनको जनता ने अपना मैंडेट दिया था कि हमारा क्षेत्र का विकास होगा, इस संसदीय क्षेत्र का विकास होगा, उन अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतर पाए। और यही हमारी जो मजबूती का है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो इन पिछले 10 सालों में जो कार्यकलाप किए गए, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस तरह से बेरोजगारों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, वो तमाम मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में हैं। क्योंकि जिस समय माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, तो उन्होंने कहा कि उस सरकार को बदल देना चाहिए जो महंगाई लाती है, उस सरकार को बदल देना जो काला धन जमा करती है, उस सरकार को बदल देना चाहिए जो पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर पाती है। तमाम वो जो नारे दिए थे, उन नारों का आज 10 साल हो गया, लेकिन वो नारे कोई भी धरातल पे नहीं उतर पाए। 400 का सिलेंडर 1200 में चला गया। इसी तरह से 62 से 70 रुपए का ये तमाम मुद्दे आपके रहेंगे। ठीक है जीतराम जी, ये तमाम मुद्दे आपके रहेंगे वहाँ पर, आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे। हमारे साथ दीपक रावत जी भी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। सर, आपके भी प्रत्याशी इस वक्त जो है नैनीताल लोकसभा सीट पर हैं,
ऐसे में अगर देखा जाए तो भाजपा की स्थिति मजबूत इसलिए लगती है क्योंकि वहाँ पर खुद रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। ऐसे में जो अजय भट्ट को एक बार फिर से टिकट दिया गया, कांग्रेस इसलिए लगती है क्योंकि यशपाल आर्य सबसे मजबूत नेता थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से। आप लोगों की क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से संगठनात्मक बात की जाए तो उत्तराखंड क्रांति दल अभी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, और जितने हमारे पास संसाधन हैं उसी को सीमित संसाधनों में ही हम लोग एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बैठे हुए हैं, और हम लोग लगातार संघर्षशील हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनता हम पे विश्वास करे। इसी के मद्देनजर हमने नैनीताल सीट से हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं शिव सिंह रावत जी, उनको टिकट दिया। बहुत ही कर्मठ जुझारू हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय सेना में बिताया है। जिस निष्ठा के साथ उन्होंने अपने नौकरी करी है, सेवाएं दी हैं भारतीय सेना में, उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छा हुई कि अब मैं इस प्रदेश की सेवा करना चाहता हूं, इस प्रदेश के लिए अपना बाकी जो बचा हुआ समय है राजनीतिक रूप से देना चाहता हूं। और उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया कि एक जो भूतपूर्व सैनिकों का ये प्रदेश है, उसमें एक टिकट अगर हमें किसी भूतपूर्व सैनिक को देना है तो वो शिव सिंह रावत जी को दिया जाए, और शिव सिंह रावत जी को हमने नैनीताल में लड़ाया। और उसी को हमारा मानना है कि जिस तरह से इस बार जो हम देख रहे हैं 2024 में जो स्थानीय मुद्दे हैं उनमें जनता बहुत विश्वास कर रही है, और ये विगत इसमें कोई दो राय नहीं कि जब स्थानीय मुद्दों की बात आती है तो सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ही है जो इस प्रदेश के बनने से पहले और लगातार इस प्रदेश बनने के बाद स्थानीय मुद्दों पे अपनी राजनीति करता रहा है। और स्थानीय मुद्दों के हर जो मंच है, जिन मंचों के माध्यम से यहाँ के लोगों का जीवन यापन किया जा सके, यहाँ के लोगों का जीवन यापन सुधारा जा सके, यहाँ के लोगों के जीवन यापन में अच्छी सुविधाएं दी जा सके, उसके लिए जिस मंच में आवाज़ उठानी हो या जन आंदोलन करना हो, उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जब 19 तारीख को मत पड़ेंगे तो जनता जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल के कैंडिडेट जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्हें वोट देगी। ठीक है सर। प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, नैनीताल सीट पर अगर देखा जाए भाजपा ने रिपीट किया, कांग्रेस के यशपाल आर्य ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। यूकेडी अगर क्षेत्रीय दल की बात करें तो इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि भूतपूर्व सैनिक हैं शिव सिंह रावत जी। तो ऐसे में इस पूरी सीट पर किस तरीके के समीकरण बैठेंगे सर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैदानी इलाका है। भले ही नैनीताल सीट ऐसा लगता है कि पहाड़, लेकिन पहाड़ का बहुत कम हिस्सा है, इसमें ज़्यादातर मैदानी इलाका है। तो आप इस सीट के पूरे किस तरीके से देखते हैं? किसानों की बात भी यहाँ पर होगी, अब भूतपूर्व सैनिक खुद एक यहाँ पर प्रत्याशी हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं वोट जब उनको पड़ेंगे तो वो किससे नुकसान पहुँचाएंगे, किसको डेंट होगा? ये नैनीताल की जो सीट है ये आज से नहीं, ये बहुत सालों से बहुत अलग प्रकार का चुनाव, और इसके जो समीकरण जो बाद में रिजल्ट आते हैं, अद्भुत रिजल्ट आते हैं। ये इतिहास है, और नारायण दत्त तिवारी जैसा व्यक्ति उस सीट से हारा है, वो भी एक इतिहास था कि उस ज़माने, हम तो तब बहुत कम उम्र के थे और सुना है मात्र अपने गार्जियनों से, अपने माजी पिताजी से। तो वो एक इतिहास आज भी लोग उसको भूल नहीं पा रहे कि काश उस दौरान अगर नारायण दत्त तिवारी जीत जाते तो प्रधानमंत्री होते। बिल्कुल। और जब भी चुनाव आता है तब ये लाइन लोगों के मुंह में रहती है, जेहन में रहती है। लेकिन इस दौरान जो 2024 का चुनाव है, ये दो तरह का मैसेज कन्वे कर रहा है। जब हम पूरे 5 सीटों की बात करते हैं तो 2 सीटों पे 2 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो उत्तराखंड के रीजनल जो मांगे हैं हमारी, वो तो साथ साथ चल रही है, लेकिन 2 मांगे ऐसी हैं कि जो दोनों कैंडिडेट कह रहे हैं और जनता उनको सुनने के लिए आ रही है। ये वोट में कब कन्वर्ट होते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। जैसे पौड़ी वाली सीट पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बार बार उस बात को दोहराया जा रहा है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर के जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के बातचीत की जा रही है। और जब हम टिहरी लोकसभा सीट में आते हैं तो वहाँ के जितने भी बेरोजगार हैं, जो यूथ है, वो बॉबी पंवार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और जो ये मैसेज पूरे 5 लोकसभा में जा रहा है, वो मैसेज वहाँ नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड में जा रहा है। जब हम नैनीताल और उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो वो मैसेज वहाँ भी जा रहा है। तो उधम सिंह नगर एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर महिलाओं का कम उत्पीड़न नहीं हुआ है। पिछले 1 साल का जब आप डेटा निकालेंगे तो ऐसे से उत्पीड़न वहाँ पर हुए हैं कि जिन उत्पीड़नों पे कई बार राजनीतिक लोगों को मतलब छुपना पड़ा और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपनी बात नहीं रखनी पड़ी और अपनी बात गोलमोल किया गया, और अखबारों ने उस मुद्दे को कई बार उठाया है और दब गया है। चुनाव के दौरान अंकिता हत्याकांड को लेकर के जो बात सामने आ रही है, वो वहाँ के जो स्थानीय जो उत्पीड़न हुए महिलाओं के साथ, वो उभर करके सामने आ रहे हैं।
जब हम वहाँ पूरा जाति और दूसरे तरह के समीकरण देखते हैं तो उधम सिंह नगर में दो खास प्रकार के वोट है। नैनीताल उधम सिंह नगर में, नैनीताल उधम सिंह नगर को आप जोड़ेंगे, जैसे आपने अभी कहा कि 16-17% वहाँ पर अनुसूचित जाति के वोट हैं। और ऐसे ही अगर आप देखें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जब जमीन दी गई थी वो भारी मात्रा में उधम सिंह नगर में रहते हैं और अधिकांश उत्तराखंड का हिस्सा है। उसके बाद बहेड़ी जो क्षेत्र लग जाता है वो बहुत दूर से शुरू हो जाता है, लेकिन जितना क्षेत्र वो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को दिया गया वो कम नहीं है। उनकी फैमिलियों की संख्या सैकड़ों में है और वो बड़े जमींदार हैं वहाँ के, वो छोटे नहीं, उनको बहुत ज़मीन उनके पास है। वो एक निर्णायक वोट है वहाँ पर। ये दो वोट बहुत निर्णायक वोट हैं कि जो भी पार्टी इन वोटों इन मतदाताओं के साथ काम करेगी, इस कम्युनिटी के साथ काम करेगी, उसका कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देगा। तो दोनों के अलग अलग विचारधारा भी, जब हम अनुसूचित जाति के वोट की बात करेंगे तो उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे कि वहाँ अगर अब अभी आप चुनाव प्रचार में जाएंगे तो अनुसूचित जाति जो बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर दूसरे तरह के पर्चे पोस्टर लगे हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि चुनाव किधर जा रहा है। और जब हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के क्षेत्र में जाते हैं जो उधम सिंह नगर का एक हिस्सा है, मैं उस हिस्से का नाम भूल गया अभी, सितारगंज से लगा हुआ हिस्सा है वो, और जहाँ मोदी जी ने सभा की है उसके पीछे वाला हिस्सा है, उसको मोदी ग्राउंड कहते हैं एक्चुअली। जब उधम सिंह नगर जाते हैं उस ग्राउंड का नाम ही मोदी ग्राउंड है। तो वो बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उनकी डिमांड कुछ और है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की डिमांड बहुत ही डिफरेंट डिमांड है। विधानसभा के दौरान यहाँ ये देखा गया कि उस मोहल्ले में उस क्षेत्र में जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोगों को ज़मीन दी गई, वहाँ पर कई जगह ऐसे कि जहाँ पानी नहीं है, कई जगह ऐसे कि जहाँ स्कूल ने बड़े बड़े फार्म बने हुए, ज़मीनें वहाँ पर बिक रही है। बड़े महानगरों के लोग वहाँ पर, जो बहुत कॉरपोरेट सेक्टर के लोग वहाँ आ रहे हैं, बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं, उन्होंने अंदर सारी सुविधा कर रखी। लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो ज़मीन मिली थी उन लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तो ये बड़ा सवाल है कि वो जो वोट बैंक है, जो बड़ा वोट बैंक है, वो छोटा वोट बैंक नहीं है। तो वो निर्णायक वोट है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में। तो दोनों वोटों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। अब जब हम पहाड़ और मैदान को साथ जोड़ेंगे तो एक और वोट उभर करके आता है कि जब आपने देखा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में सारे किसान इकट्ठे हुए थे, वो किसी भी पार्टी के रहे होंगे, लेकिन उधम सिंह नगर से गाड़ी की गाड़ियां भर के गई। तो किसानों का एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक ग्रुप है, ग्रुप क्या बोलेंगे, बड़ा क्षेत्र है वहाँ पे, जो बड़े क्षेत्र में खेती भी होती है। और इतनी खेती होती है कि अपने उत्तराखंड में तो जितना अनाज मिलता है पूरे आधे भारत को वहाँ का अनाज जाता है। तो वो किसानों की मांग क्या है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है ये ऐतिहासिक है, इसलिए कि आज आपको पर्चे पोस्टर नहीं पढ़ने। 2024 में जब आप पर्चे पोस्टर आप शेयर करते हो या उसका प्रसार करते हो तो आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो जो टेक्नोलॉजी है, प्रचार प्रसार की टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक हो चुकी है। तो ऐसे वक्त में चुनाव जीतना और हारना कैंडिडेट की एक चुनौती है कैंडिडेट के सामने, कि आप किस तरह से अपने सामने वाले वोट को मतलब अपने पक्ष में करेंगे। तो वो अपने पक्ष में करने के ये दो तीन मुद्दे, बहुत तीनों मुद्दे डिफरेंट है। किसानों की मांग वहाँ बहुत डिफरेंट है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो वहाँ पर पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं उनकी मांग बहुत डिफरेंट है। 16% जो अनुसूचित जाति की जो मांग है वो डिफरेंट है। वो 16% को जब आप कनेक्ट करेंगे 1991 में, तो वही वोट थे जिन्होंने नामदत्त तिवारी से नाराजगी व्यक्त की थी, वो वही वोट थे। यदि 16% वोटों की मांग क्या हो सकती है, उनके लिए मौजूदा सरकार क्या कर सकती है, जो सत्ता में सरकार है उन्होंने कितना उनके लिए काम किया है, तो मुझे लगता है कि निर्णायक वोटों के साथ कौन अच्छा काम करेगा वो बाद में पता चल जाएगा 19 तारीख के बाद में कि कौन आगे बढ़ रहा है। लेकिन संकट इस तरह का है कि राजनीतिक दलों के लिए कि उनको किस तरह के काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, स्वतंत्रता सेनानियों के वोट वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि पंचोली जी बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सांसद निधि को लेकर भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के जो और लोग हैं उनका ये आरोप है कि सांसद निधि खर्च नहीं की गई इस सीट पर। ऐसे में आप लोगों के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा इस सीट पर, जो आपने लक्ष्य रखा है प्रत्येक सीट पर कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतरों से आप लोग जीतेंगे। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अजय भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली सरकार में वो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं राज्य में, और अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री व पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और उनके इन विभिन्न
दायित्वों के निर्वहन करने से, सफलतापूर्वक निर्वहन करने से ही पता चल जाता है कि वो कितने धीर, गंभीर और योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं, कि जिस कारण से पार्टी ने उन पर विश्वास करके दोबारा से उनको नैनीताल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया। अजय भट्ट जी एक बहुत ही सरल, सादगीपूर्ण, मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके इस व्यक्तित्व के कारण ही जनमानस, उस क्षेत्र का, पूरा कुमाऊं मंडल का जनमानस उनसे प्रेम करता है, सद्भाव रखता है, उनको अपना मानता है और अपनेपन के कारण से उनके पास निरंतर आता जाता रहता है, मिलता जुलता रहता है। वो हर समय जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं और आज जनता उस व्यक्ति को चुनना पसंद करती है जो कि उनके बीच में रहता हो, उनके दुख दर्द में शामिल होता हो। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, नैनीताल लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने आज तक उसका नाम भी नहीं सुना है, लोग उसको पहचानते भी नहीं हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उसको नहीं पहचानते, तो जनता की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है सर। डॉक्टर जीतराम जी, आपने जो प्रत्याशी वहां पर उतारा है, कह रहे हैं कि उनको कोई जानता ही नहीं है, आपके कांग्रेस के लोग भी नहीं जानते, भाजपा की ओर से आरोप है। ऐसा है कि माननीय प्रकाश जोशी जी यहाँ से कालाडोंगी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं जी। और वो ये युवा नेता, यूथ में उनका तमाम पूरे क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में पूरा उनका लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा संगठन कांग्रेस का जानता है, पूरे कार्यकर्ता जानते हैं, पूरे जनता उनको जानती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत नए कैंडिडेट हों। अच्छा सर, आप ये मानते हैं कि अगर वहां से उनका कार्य क्षेत्र रहा है, आप ये मानते हैं कि वहां से अगर उनका- यशपाल आर्य चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करते तो रामनगर ये से चुनाव लेकर आपके लिए के अच्छा उनका होता? यहाँ से लेकर के घर रहा, हल्द्वानी में घर है, तमाम लोग उनको जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नए कैंडिडेट हैं, वो पूरा संगठन और सब उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये आरोप कोई वो नहीं है कि नया कैंडिडेट है, लेकिन चूंकि विपक्ष को कुछ कहना है उसमें वो कहेंगे कि नया कैंडिडेट, लेकिन जो कैंडिडेट पुराने थे या जो थे हमारे माननीय सांसद रहे हैं या जो रहे हैं, तो उनकी भी विफलता अपनी विफलता है। उस विफलता को भी हमारा तो वही मुद्दा रहेगा ना कि विकास का मुद्दा है और जो वायदे किए थे वो मुद्दे हैं हमारे। तो सरकार के खिलाफ तो हमारे जितने मुद्दे होंगे, हम उन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का जो निर्णय होगा वो सबके लिए शिरोधार्य होता है। वो तो आने वाला समय बताएगा कि ये बात इसके तो साथ ठीक है खड़ी सर। होती है और जनता जीतराम किन जी, चीजों का जवाब देती है। जीतराम जी, ये बात तो ठीक है कि आप जो है अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे, जाते ही हैं चुनाव में, लेकिन जो संगठन की बात है, हमने देखा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हरिद्वार सीट में बता रहा हूं आपको, हरीश रावत हरिद्वार जी। सीट पर ही देखे जा रहे हैं। गणेश गोयल हम देख रहे हैं कि वो प्रत्याशी हैं, तो खुद के लिए कोई बड़ा नेता आपका नहीं आया। ऐसे में नैनीताल सीट से अगर बात की जाए तो वहां पर यशपाल आर्य का नाम इस वजह से आगे था, वो वरिष्ठ नेता थे, अच्छी टक्कर दे सकते थे निसंदेह, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने की अनिच्छा जता दी। तो अब टिहरी सीट पर यही हुआ, प्रीतम सिंह ने चुनाव अनिच्छा, आपने नैनीताल पे कहा कि आपने युवा को मौका दिया, तो फिर टिहरी पे गुनसोला जी तो को क्यों मौका दिया आपने? जब वहां पर प्रीतम सिंह ने मना कर दिया, उसके बाद गुनसोला जी को वहां पर मौका दे दिया, तो ऐसे में ये नुकसान होगा आपकी पार्टी को, इस चीज को मानते हैं आप? ऐसा है कि हमारी पार्टी में ये नहीं कि सभी हम पांचों सीटों पे युवाओं को दें या पांचों सीटों पे हम वरिष्ठ नेताओं को दें। हर को मौका मिलना चाहिए भाई। एक हमको सेकेंड लाइन भी तैयार करनी है और नए नेता, हमारे युवा नेता हैं वो भी आगे आए। हमारे जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ रहना, उनके मार्गदर्शन पे हम काम करते हैं और निश्चित रूप से वही हो रहा है। हरिद्वार में रावत जी है, रावत जी ने इनोवेटिव सोची कि मेरी उम्र इसी लायक उसमें नहीं है कि हम इतना भाग दौड़ कर सके, इसलिए उन्होंने युवा नेता को वहां पर खड़ा किया और उनके साथ वो खड़े हुए जहाँ जहाँ वो जा सकते हैं। इसी तरह से टिहरी में भी हमने जो है गुनसोला जी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। गुनसोला जी काफी प्रभावशाली लीडर है वहां पर और पूरे क्षेत्र में उनका प्रभाव है, इसलिए गुनसोला जी को वहां पर दिया। तो अलग अलग क्षेत्रों में माननीय प्रदीप टंटा जी का बेस था वो अल्मोड़ा में, तो उनको अल्मोड़ा में लोकसभा दी गई। तो ये नहीं है कि हमने किसी एक बायसनेस किए हो कि हमने युवा के साथ ही किया हो या हमने वरिष्ठ नेता के साथ ही किया। हमारे सब नेता एक सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। सब वरिष्ठ नेता हमारे जितने हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे युवाओं के साथ है, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके साथ है और वो निश्चित रूप से
माननीय यशपाल आर्य जी भी पूरे मेहनत करके अल्मोड़ा से लेकर के पिथौरागढ़ से लेकर के नैनीताल और उधम सिंह नगर से लेकर के तमाम उनका भ्रमण चल रहा, पूरे सपोर्ट में वो प्रत्याशी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसका टिकट मिला किसका, हाईकमान ने जिसको कहा, एक अनुशासन होता है, हाई कमान ने जो है वो ठीक है सर। अपना कैंडिडेट दिया है लेकिन और वो यूथ कैंडिडेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक सवाल सर मेरा और भी जी है, आपके स्टार प्रचारकों की सूची नहीं आई, अब दिन ही कितने बच गए हैं? एक माहौल बनता है ना, स्टार प्रचारक आता है देखिए तो स्टार एक प्रचारकों हाँ, के जी जी स्टार प्रचारकों के लिए अपनी सूची हमने भेजी है और तमाम लोगों ने, हमारे हाईकमान ने मांगी थी सूची और वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वो सूची ऊपर दे चुकी है। और निश्चित रूप से क्योंकि आने वाले समय में अभी तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आ रहे हैं और उसके बाद हम हमारे स्टार प्रचारक निश्चित रूप से आएंगे। हमारी जनसंख्या गढ़वाल में भी होगी और कुमाऊं क्षेत्र में भी होंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता निश्चित रूप से आएंगे। अभी 12-13 दिन है और उस बीच राष्ट्रीय नेता आएंगे, कुमाऊं क्षेत्र में भी आएंगे और गढ़वाल क्षेत्र में भी आएंगे। ठीक है। दिगंबर नेगी जी, आपके स्टार प्रचारक जो है प्रधानमंत्री जी भी आ गए हैं, आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी आ गई हैं, अब योगी जी के लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर दौरे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अभी दिन बाकी हैं, हम लास्ट में आएंगे, तो कांग्रेस लास्ट में धुआंधार करेगी, आप लोग अभी से कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु जिस हिसाब से टिकट वितरण से लेकर हर मामले में कांग्रेस लीड लतीफ़ी कर रही है, तो उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो शायद 19 अप्रैल के बाद आएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आपने कहा कि स्टार प्रचारक, ये हमारे स्टार प्रचारक नहीं है, ये जनता की अपील है। उत्तराखंड की जनता जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राष्ट्रवादी विचारों से सहमत रहती है, उनके योजनाओं से, उनकी नीतियों से सहमत रहती है और उनको सुनना और देखना चाहती है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को पार्टी जनता की ऑन डिमांड भेजती है। और पूरे देश भर में, क्या विश्व भर में, जहां सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की डिमांड रहती है, तो मोदी जी उत्तराखंड की जनता से आशीर्वाद लेके जा चुके हैं। अच्छा सर, तीसरी बार कांग्रेस प्रधानमंत्री तो सर बनने ये का भी लिए कहती है ना, दिगंबर जी, कांग्रेस तो ये भी कहती है कि उनको स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं है। कई नेता बोल चुके हैं इस बात को कि जो उनके प्रत्याशी हैं वही उनके स्टार प्रचारक हैं, और भाजपा को ज्यादा जरूरत पड़ती है स्टार प्रचारकों की क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, ये तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में, वहाँ पे 5 प्रत्याशी चुनना भारी पड़ गया। सभी दलों की सूची निकल गई और कांग्रेस की सूची 1 हफ्ते बाद आई। क्यों? क्योंकि इनके सारे दिग्गज नेता, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मनीष खंडूरी जो पौड़ी से पिछली बार लगे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हरिद्वार से हरदा ने खुद लड़ने की हिम्मत नहीं उठाई, उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया। उन्होंने कहा बुढ़ापे में कहाँ हारना, चलो बेटे को ही लड़ा लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से नैनीताल लोकसभा सीट में कोई तैयार नहीं हुआ, अल्मोड़ा में कोई तैयार नहीं हुआ, तो प्रदीप टुमटा जी भी तैयार नहीं थे, उनको बांध बूंद करके तैयार करना पड़ा। तो ये स्थिति तो प्रत्याशियों की है। और आज देखा जाए, अगर हम चुनाव को देखते हैं सरसरी तौर पे, तो उत्तराखंड की में कांग्रेस से ज़्यादा हल्ला और जनता में प्रभाव जो दिखाई दे रहा है वो निर्दलीय प्रत्याशियों का दिखाई दे रहा है। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा चुनौती आपके लिए निर्दलीय प्रत्याशी हैं? हम चुनौती नहीं मान रहे हैं, वो चुनौती तो उन दोनों की आपस में है, कांग्रेस और निर्दलीयों की आपस की लड़ाई है। परंतु निर्दलीय का भी हल्ला जो है, हरिद्वार लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी का हल्ला ज़्यादा है, टिहरी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादा हल्ला जो है, शोरगुल जो है और भीड़ भाड़ जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ दिखाई दे रही है। ये डेंट किसको करेंगे, आपको या कांग्रेस को? ये तो निश्चित रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसको डिवाइड करेंगे और उसका फायदा भी हमें ही होने वाला है, तो हमारे लाभदायक स्थिति है। सर पंचोली जी, इसी पर जवाब दूंगा। जैसे उन्होंने सही कहा नेगी जी ने कि यहाँ पर हरिद्वार सीट पर भी और टिहरी सीट पर भी अगर हम देखें तो ऐसे अन्य सीटों पर भी हैं ऐसे प्रत्याशी हैं। हरिद्वार सीट पर तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है प्रत्याशी मैदान में भी हैं, उसके बाद पौड़ी है। तो क्या लगता है आपको कि जहाँ जिन सीटों पर इस तरीके के समीकरण बन रहे हैं तो वहाँ पर मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि वोट किसके कटेंगे, किसको मिलेंगे? देखो ये बड़ा चुनाव बहुत ऐसा जादुई कहेंगे हम इसको, कि दिखता कुछ है और उसका जो रिजल्ट आता है बहुत विपरीत दिशा में कभी कभी रिजल्ट आता है उसका, और ऐसा आम तौर पे होता है जी। जब हम मैदानी क्षेत्र को छोड़ देंगे ना और पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जाएंगे टोटल,
तो वहाँ पे जो भीड़ दिखती है वो ऑर्गेनिक है सारी। जी वो जो भीड़ है वो ऑर्गेनिक भीड़ है हर कैंडिडेट के साथ। वो मतलब प्योर भीड़ है। वो ऐसी भीड़ नहीं कि उठा करके कहीं से लाई होगी। जी तो वो जो उसी कैंडिडेट के साथ वही लोग हैं, वही ढोल, वही नगाड़ा, वही रणसिंगा और वही लोग नारे लगा रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ का सेंटिमेंट है ना। और वैसे भी उत्तराखंड राज्य को आप देखेंगे तो बहुत छोटा राज्य है और सब आपस में रिलेशन में जुड़े हैं, सब रिश्तेदार हैं और आपस चुनाव में। में सर कई जो भावनाओं से जुड़े हुए चुनाव हुए हैं, हाँ। कई बिल्कुल उदाहरण है। हाँ, तो रिश्तेदार हैं सब। तो अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मेरे साथ में आना है, और दूसरा मेरा विरोधी कैंडिडेट है तो उसके साथ जाने, क्योंकि रिश्तेदार तो निभानी पड़ेगी। जी, तो इसके जो परिणाम आते हैं ना, बड़े हास्यास्पद और बड़े चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। मुझे याद है कि 2002 का जब चुनाव हुआ जी। तो मैं तब गांव में था। उस दिन जा रखा, एक दिन रैली आई, एक कैंडिडेट था, अब रहे नहीं हैं, लेकिन किसी जमाने वो नरेंद्र तिवारी के दाएं हाथ थे। तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ा। बहुत हमारे उत्तरकाशी के बहुत प्रबुद्ध व्यक्तियों में आते हैं वो, इंसाइक्लोपीडिया यमुना घाटी कहते हैं उनको। तो 28 किलोमीटर जब उनकी रैली हुई, 28 किलोमीटर लंबी कानवाई थी गाड़ियों की, और लोग गाड़ियों में तो बैठे हुए थे, उससे चौगुनी लोग सड़क में थे। तो यानी कि 28 किलोमीटर लंबी कानवाई लोगों की भी थी और गाड़ियों की भी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो उन पे 1600 वोट पड़े। इसी तरह जो इस बार जो चुनाव दिखाई दे रहा है, इसके जो चमत्कारी परिणाम आएंगे वो तो 19 तारीख के बाद, 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन इस बार जो मुद्दा उठाया गया पूरे उत्तराखंड में, वो 2 मुद्दे बहुत बहुत प्रभावी तरीके से उठाया गया है। एक तो बेरोजगारों का मुद्दा उठाया गया, और एक जो है अंकिता हत्याकांड को लेकर के जो तमाम महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुए हैं, उन महिला सुरक्षा और महिला अधिकारों की जो बात सामने पर आ रही है। अलग अलग संगठन और वोटर्स और आम जन इस बात को उठा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब बेरोजगारी बढ़ी है तो हम क्या 23 सालों में हमने कोई रोजगार की पॉलिसी नहीं बना पाई? और यदि हमने रोजगार की पॉलिसी बनाई है तो हमारे सामने उपनल क्यों आया? वो ये रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उपनल की जरूरत क्या है उत्तराखंड में। जब हमारे पास सेवा योजना कार्यालय है, बाकायदा से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, वहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और वहाँ से पूरी लिस्ट आती है। वहाँ भी 19 लाख, पता नहीं दीपक भाई बताएंगे, 19 लाख 9 लाख बेरोजगारों ने उसमें पंजीकृत किया हुआ अपने आप 9 लाख लोग, वहाँ भी 9 लाख लोग हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं देख रहा। उपनल एक ऐसा एक संगठन बनाया गया, एक ऐसा ऑफिस बनाया गया जिसकी जरूरत उत्तराखंड में नहीं है। तो उपनल के लिए तो कोई बोल नहीं पा रहा, क्योंकि अभी जितने भी ये जो बोलने वाले लोग जो ये मुद्दा आधारित चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास एक सामने आया कि बेरोजगारी अगर फैलाई है तो उसके अगर आप जड़ में जाएंगे तो उपनल ने बेरोजगारी को इशारा किया है और वहाँ से बेरोजगारी के पौधा बड़ा हुआ है। तो रोजगार का सवाल ये नहीं कि आपको सरकारी अस्थाई ये इस तरह की नौकरी मिले, लेकिन नौकरी जिसको मिलती है, जिसको रोजगार मिलना चाहिए, सरकारी लाभ जिसको मिलना चाहिए, वो स्थायी मिलना चाहिए। ये इस कसौटी पे आज तक 23 साल तक से काम नहीं हुआ है। और यदि कोई युवा या कोई कैंडिडेट या कोई राजनीतिक दल इस काम पे आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वोटों का बंटवारा इस बार होगा। इसलिए होगा कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब तक आप वोट देने के लिए घर से तैयार होते ना, तो आपके हाथ में यूं मोबाइल चलते वो मूड बना के जा रहा है आपको वहाँ तक। पहले तो ये था कि आपका मूड घर में बना दिया कि वोट फलाने जगह जाना है, फिर मूड आपका वहाँ बदलेगा, लेकिन वहाँ नहीं बदलेगा आपका मूड आपके साथ वाली जो मशीन है वो बना के जा रही है। हाँ, उस मशीन में कितनी तब्दीली होती है, वो उस मशीन को ख़राब किया जा सकता है। ऐसा अंदेशा भी बार लोग कह रहे हैं, जो वोटर्स हैं और जो हमारे जो विचारक हैं, जो बहुत सैद्धांतिक और वैचारिक बात कर रहे हैं, और जो हमारे उत्तराखंड के या पूरे देश के प्रबुद्ध जन हैं, वो बार ये अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं कि हो न हो उस मशीन में कोई गड़बड़ी न हो। ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो ये सवाल भी उठेगा बाद में, माना कि अगर वोट भारी मात्रा में कहीं वो जहाँ वो देना चाह रहे थे वहाँ दे रहे हैं और वो वोट वहाँ नहीं दिखाई दिया, तो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद, परिणाम के बाद भी एक नई कहानी और नया पेज पलटेगा, ऐसा अंदेशा दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, अभी तक रोज़गार की कोई पॉलिसी नहीं है, ट्रांसफ़र की कोई पॉलिसी नहीं है। जिस पॉलिसी पे सरकारों को काम करना चाहिए, आप भर दो ना, एक एक्सेल शीट बना दो जिसका अपने आप ही नाम आता रहेगा 3 साल में किसको कहाँ जाना है। जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ झाला होता है वो ट्रांसफ़र में होता है।
पता ही नहीं चलता कि वो अपनी 1 महीने की तनख्वाह दे देता बेचारा। जी और उसके बाद सरकारी रोजगार तो मिलना असंभव हो चुका है। सारी एजेंसियां खड़ी है, नई नई एजेंसियां बनाई जा रही है, उनके थ्रू लोगों को नौकरी लगाया जा रहा है। एजेंसी वाले हटा देंगे तो फिर सारे बेरोजगार सड़क में आ गए। तो इसीलिए वो बेरोजगारों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। इसका जो दिखाई दे रहा है सामने पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दीपक जी, क्योंकि ये जो चुनाव है, हम भी जब जनता के बीच जाते हैं, मैं खुद तमाम लोगों से बात कर रहा था, तो बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, मतलब वोट देंगे राष्ट्रीय मुद्दे पर। लेकिन कई लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, स्थानीय मुद्दों पर कैंडिडेट किस तरीके का है, उसने कितना काम किया, और जब उसकी आवश्यकता थी तो वो हमसे मिला या नहीं मिला। तो ऐसे में आप एक क्षेत्रीय दल हैं, स्थानीय मुद्दों को किस तरीके से आप लोग भुना पाएंगे? और उन जिन मुद्दों की आप बात करते हैं, भू कानून, मूल निवास की बात करते हैं, यहाँ के रोजगार की बात करते हैं, गैरसैंण की बात करते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच आप जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो वोट में वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। रवि जी, निश्चित रूप से जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं, उत्तराखंड क्रांति दल समय समय पर उन पर संघर्ष करता रहा है, आंदोलन करता रहा है। और हमारा विचार ये रहा है कि आज नहीं तो कल जनता इस बारे में सोचेगी, समझेगी, और समझेगी कि स्थानीय मुद्दों पे जब तक चुनाव नहीं आएंगे तब तक उनका भला नहीं होने वाला। अभी हमारे पंचोली जी ने जिस विषय को उठाया, प्रदेश में ठेका प्रथा जो आई है नौकरियों की, उपनल पहला था। उपनल के माध्यम से सिर्फ जो पूर्व सैनिक थे उनको, उनके जो आश्रित थे उनको, या तो पूर्व सैनिक को या उनके आश्रितों को नौकरी देना था। और उसके बाद क्या हुआ, सरकारों ने जो पूर्व सैनिक नहीं है, जो आश्रित नहीं है, जो अपने चहते हैं, उनको उपनल के माध्यम से नौकरी दी। ये इस प्रदेश में हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सबको पता है कि किस किस लोगों ने अपने बेटे बेटियों को लगाया। अपने बेटे और बेटियों को तो सब पता था कि पास हो गई तो यहाँ लगाना है, लेकिन दुनिया के और बेटे बेटियाँ जिन्होंने डॉक्टरी पास करी है, डिजिटल इंजीनियरिंग पास करी है, उनका कोई मतलब नहीं था। दूसरा विषय देखिए कि बार बार जिस तरीके से इस प्रदेश में, अगर हम महिला उत्पीड़न की बात करें तो दिगंबर जी भी को बताना पड़ेगा, जो भी भाजपा पर प्रवक्ता हैं, कि हम एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो दिगंबर जी को शायद पता हो या पता ना हो, हिमालयन राज्यों में महिला उत्पीड़न के जितने ज़्यादा मामले हैं उसमें उत्तराखंड शीर्ष पे है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जिसमें महिलाओं को बच्चे, यहाँ से लड़कियां गायब हो जाती हैं, उस मामले में अगर कोई हिमालयन राज्यों में बड़ा है, सबसे ज़्यादा अगर शीर्ष पे है तो उत्तराखंड है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार को लेनी पड़ेगी, या पूर्व में जिन्होंने सत्ता भोगा है उनको लेना पड़ेगा। अब मैं आपका ध्यान देखिए ना, कौन सा क्षेत्र ऐसा रखा है इन्होंने जहां पर मैं ये कहूं कि कृषि की बात हम करते हैं, कि कृषि के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था लाल किले से कि आय दुगना करेंगे। यहां तो एमएसपी बढ़ाने की बात होती है। क्या किसी किसान की आय दुगना हुई है? किसान सम्मान निधि तो भाजपा कह रही है ना कि, देखिए मैंने क्या बोला, किसान सम्मान निधि देना, उनकी एमएसपी बढ़ाना, आय दुगनी करना नहीं हुआ। ये दोनों ही बातें अलग हैं। ये आय दुगनी करने का मतलब होता है कि जिस दिन घोषणा करी गई हो उन सब में जो उसकी आय हो, उस आय को दुगनी करके उसके पास आए। क्या आय दुगनी हुई? महिला के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इससे और बड़ा आपको मैं एग्जांपल देता हूं, उत्तराखंड हिमालयन राज्यों में सबसे पिछड़ा हुआ है कृषि के मामले में। क्या इस वर्तमान सरकार को पता है इसके बारे में? क्या इसके बारे में कोई नीति है वर्तमान सरकार की, या पूर्व में जो सरकारें रही हैं? आप देखिए ना, स्थानीय मुद्दे क्यों नहीं है? मूल निवास भारतीय जनता पार्टी यूसीसी दे गई। यूसीसी किसने मांगा? किसने आंदोलन करा? कौन सा जन आंदोलन हुआ है? जिन मुद्दों पे जन आंदोलन हो रहा है, मूल निवास पे जन आंदोलन हो रहा है, सशस्त्र भू कानून पे जन आंदोलन हो रहा है, बेरोजगारी पे जन आंदोलन हो रहा है, क्या वो हुआ? आज ये विडंबना आ गई है कि बेरोजगारों को अपना एक नेता बनाना पड़ रहा है। जो रोजगार की बात करता था, आज उसे संसद बनाने की बात की जा रही है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये स्थानीय मुद्दे हैं, और ये स्थानीय मुद्दे आज हम जितनी जल्दी यहाँ की जनता इसको समझेगी कि स्थानीय मुद्दों पे ही हमें वोट देना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का, उतना ही भला इस प्रदेश की जनता का होना। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, ये कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, उत्तराखंड के लिहाज से भले ही लोकसभा चुनाव हो लेकिन स्थानीय मुद्दे होने चाहिए। और यूकेडी ये भी कह रही है कि आपसे मांगा मूल निवास, भू कानून, और आपने ला दिया यूसीसी। नेगी जी, देखिए, यूकेडी की सारी बातें जनता हास्यास्पद मानती है,
क्योंकि ये खुद अपने किसी भी बात पे गंभीर नहीं रहे शुरू से ही। कौन सी बात पे नहीं रहे दिगंबर जी? सुन लीजिए सुनिए, आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? कौन सी बात पे नहीं रही है? आप अगर यहाँ पर आके बोलेंगे कि अपनी बात पे नहीं रहे तो कौन सी बात है? आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा। उदाहरण दीजिए। दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप ये देखिए, राज्य बनने के बाद से आज तक और अभी के जो चुनाव 2022 में हुए, यूकेडी को जनता ने इतना नकारा कि नोटा से भी कम इनके प्रत्याशियों। ये वो बात नहीं रही है। वोट मिलना ना मिलना। सुन लीजिए आप सुनिए, आप सुनिए, आप बात मत बदलिए। अभी आपने वोट ना पढ़ना ये विषय अलग है, और उत्तराखंड क्रांति दल अपनी बात में कौन किस बात पे नहीं पढ़ा वो विषय अलग है। बात मत पढ़, देखिए शब्दों से अगर मैं खेलने लग जाऊंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। हमने देश को आरोप लगाया उसे साबित करिए आप। दिगंबर जी, आपने आज जो आरोप लगाया उसे साबित करिए कि उत्तराखंड क्रांति दल अपनी कौन सी बात पर पलटा है। आप उसमें रखिए ना। वोट नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा। पहले सुनने का तो मादा रखिए, पहले सुनने का मादा रखिए पहले। दिगंबर जी, आप आरोप ही गलत लगा रहे हैं। पहले महाराज सुनने, जिस आरोप पर लगाया उसको साबित करिए। आप सुनने का, इधर उधर की बात ना करिए। जो आरोप लगाइए उसको मानिए, मैं मानूंगा। जो बात आपने लगाया है कि उत्तराखंड क्रांति दल अपनी बातों में नहीं रहता है, अपनी बातों से मुख करता है, उस विषय पे रहिए। ठीक है, सुनिए, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे उसमें रहिए ना, मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है दिगंबर जी, उस पे रहिए। देखिए, हमने देश की जनता के सामने कहा कि हम देश में कश्मीर से धारा 370 को हटाएंगे और हमने हटा के दिखाया। हमने देश को कहा कि हम जो है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को फिर से बनाएंगे और आज हमने वहाँ पे राम मंदिर बना के दिखाया। ठीक है, हम भी कोalition की बहुत सारी सरकारों में रहे, हमने उन सरकारों का सत्ता भोग को छोड़ा, त्यागा है जनता गवर्नमेंट में, वीपी सिंह की गवर्नमेंट में छोड़ा है। परंतु यूकेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रही, ये भूल गई। किसने निमंत्रण किसने दिया था? अरे सुनिए, निमंत्रण किसने दिया था? छोड़ भी तो सकते थे। आपकी थी ना, अरे छोड़ सकते थे, आपकी तरफ से था ना। मतलब निमंत्रण भी आप दे और गलती अगर हम करें। यही तो बौद्धिक दिवालियापन है आप लोगों का। वादा कौन सा? अरे यही तो बौद्धिक दिवालियापन है आपका। वादा कि भैया हमने क्या कहा, आपने मेरी बात सुनी? दिगंबर नेगी जी, आपने मेरी बात सुनी? अरे आपने मेरी बात सुनी? आप अभी भी नहीं आ रहे। मैंने क्या कहा कि हम जनता पार्टी की सरकार में थे, हमने छोड़ दी सरकार। वादा कौन सा? हम वीपी सिंह की गवर्नमेंट में थे, हमने गवर्नमेंट छोड़ी। आपने क्यों नहीं छोड़ी? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं छोड़ी आपने? क्यों आप लोग जो 5 साल तक सत्ता में बने रहे इन दोनों पार्टियों के साथ? ये आपने जनता के साथ धोखा किया और यहाँ की जनता ने आपको आपने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है। जनता पार्टी ने धोखा दिया, इसीलिए यहाँ की जनता ने आपको नकारा है, क्योंकि आप कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोगते रहे और अपने झूठे नारों को आप भूल गए। इसको बोलते हैं जनता को धोखा देना, नौकरी में लगाया है। इसको बोलते जनता को धोखा देना, समझ गए? आप हिम्मत होती तो जैसे हमने जनता पार्टी सरकार छोड़ी, जैसे हमने जो है वीपी सिंह की गवर्नमेंट को छोड़ा, तो आप आपने क्यों नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ? दूर कर देंगे जो आप अगर सोच के बैठे हुए ना। एक बार अगर जनता, यही तो विषय है कि जनता आपको चुन के भेज रही है, तो आप आरोपित हमें लगा रहे हैं। जनता तो हमें इसलिए चुन के भेज रही क्योंकि हम पे विश्वास है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मूल निवास जनता जो हम करते हैं वो कह के दिखाते हैं। आपने क्यों नहीं करके दिखाया जब आपको मौका मिला? आपने देनी है, हमने नहीं देनी। अरे आपने देनी है। आपने कौन सा हॉस्पिटल बनाया? कांग्रेस की और सरकार को, बीजेपी की सरकार क्यों नहीं छोड़ा? आप ये बताइए। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा आपने इन नारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार क्यों नहीं छोड़ी? आपने कौन से रोजगार का सृजन किया? अरे आप इधर उधर में भागो, मेरी बात का जवाब दो। कौन सी बात का जवाब देना आपने? इस बात का जवाब दो कि आपने कांग्रेस और बीजेपी का साथ क्यों नहीं छोड़ा? हमने कौन, जब इस बात का जवाब दो समय मिला कि आपने कांग्रेस और बीजेपी की सरकार क्यों नहीं छोड़ी? आज भी टिके हुए हैं। क्यों सत्ता से चिपके रहे? आप मुझे बताइए, क्यों चिपके रहे सत्ता से? ये बताओ। एक विषय है, आप मुझे बताइए दिगंबर जी, सारे विषय चले स्थानीय मुद्दे हैं। परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सॉल्व कर रही? आप मेरी एक बात का जवाब दो, सिर्फ एक बात का जवाब दो। जो मैंने कहा कि हमने अपने मुद्दों के लिए विकास के लिए जरूरी जनता पार्टी और वीपी सिंह गवर्नमेंट का साथ छोड़ा। इधर उधर की बात आप क्यों नहीं छोड़ पाए? ये बताओ ना। अरे भाई, आप 10 साल तक सत्ता सुख भोगा नहीं भोगा आपने यहाँ के लिए जरूरी है कि नहीं? अरे आप इस बात का जवाब दो कि आपने 10 साल तक सत्ता सुख भोगा नहीं भोगा। क्योंकि इस बात का जवाब दो, जनता आपसे मांगती है। आप नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में परिसंपत्तियों का बंटवारा पूर्णता हो।
केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है और उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है। परिसंपत्तियों का बंटवारा 2 दिन में किया जा सकता है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे कहते हैं कि हम मध्यस्थता करके निपटा सकते हैं, क्या कारण है कि आप जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जो 2 राज्यों के आपस के मुद्दे हैं, उसे समझाने में आप टाइम लगा रहे हैं? घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं घड़ियाली होगा। आंसू नहीं है अच्छा, राहुल जी, नजदीकी जी। ठीक है ना, आप ये बताओ कि जब आप 10 साल तक सत्ता में थे, क्यों नहीं आपने परिसीमन के मुद्दे में सरकार छोड़ी? आप ये बताओ। सरकार क्यों नहीं? आप कांग्रेस के साथ भी सत्ता में रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता रहे, 10 साल हुए नहीं हुए? गणित है आपकी, गणित आती नहीं आती आपको? 5 साल आप बीजेपी के साथ सत्ता सुख भोगते, 5 साल आप यूपीडी के साथ सत्ता सुख भोगते, क्यों नहीं परिसीमन के मुद्दे पे आपने सरकार छोड़ी? ठीक है, क्यों नहीं छोड़ी आपने सरकारें? ठीक है, डॉक्टर जीतराम जी भी हमारे साथ हैं। ये झूठ कब तक चलेगा? ठीक है। ये झूठ कब तक चलेगा? दिगंबर जी, आप इतने बुजुर्ग हैं, इतना झूठ कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, झूठ नहीं, आप इस बात को जवाब दो पहले कि आज जनता, उत्तराखंड की जनता आपसे पूछती है कि आपने भू कानून, परिसीमन, बंदोबस्ती, मूल निवास, इन मुद्दों को लेकर के इसके बारे में आप बीजेपी और कांग्रेस सरकार का साथ क्यों नहीं छोड़ा? यहाँ पर आके झूठ बोले, आप बताइए कौन सा, इसीलिए जनता ने आपको छोड़ दिया। कौन सा सांसद हमारा 10 साल तक रहा? इसीलिए जनता ने आपको छोड़ दिया। जब रहा ही नहीं, तो जब जनता ने हमें चुना ही नहीं, तो हम कैसे बोले 10 साल? आज आप निर्दलीयों से पीछे हैं, आप कहीं भी बसपा से पीछे हैं, आम आदमी पार्टी से पीछे हैं, सपा से पीछे हैं, आप जवाब दीजिए परिसंपत्तियों का और आप ठेका लेते हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय हित की बात करते हैं। हम तो करेंगे क्षेत्रीय बात। अरे जैसी सत्ता मिलती है आप केवल सत्ता की बड़ाई चाहते हैं। कुछ नहीं थे, हम तब भी प्रदेश की बात करते थे। आप आज प्रदेश में सत्ता में हैं, हम तब भी स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। शायद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी, पर आप जब सत्ता में तब क्यों नहीं किया? आपको बात बताइए। आपका सम्मान है, सत्ता में है, लेकिन ये मत छोड़िए कि उत्तराखंड क्रांति दल स्थानीय मुद्दों में आपको छोड़ देगा। परिसंपत्तियों का बंटवारा इस प्रदेश के लिए जरूरी है, उस विकास के लिए बाधक है या नहीं? आप मुझे बताइए, जवाब आप दीजिए ये ना। बताओ कि आपने जब ठीक है सर, ठीक है सर, अरे ठीक है, क्यों नहीं आपके भारतीय दिवाकर जनता भट्ट ने पार्टी आपके पार्टी, ठीक है जब आप बीजेपी और कांग्रेस में सरकार में 10 साल रहे, तब क्यों नहीं उठाया? तब क्यों नहीं आपको परिसीमन याद आया? तब क्यों नहीं भू कानून याद आया? सर, मुझे आपकी- तब क्यों नहीं मूल निवास याद आया? सर, हो गया राव जी, हो गया। डॉक्टर जीतराम जी, आप सुन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर यूकेडी और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच काफी बहस हो गई, लेकिन इसी बीच अगर हम, क्योंकि मैं फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं क्योंकि समय अब बहुत कम है, ऐसे में हम नैनीताल सीट और इस समय की 5 सीटों पर मैं आपका फाइनल कमेंट लूंगा। आपको क्या लगता है कि इस बार इन 5 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, हमें कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि हम 5 सीटों पे टक्कर दे रहे हैं। हाँ। लेकिन 5 में से हमको विश्वास है कि हम 60% सीटों पे हम अच्छा मार्जिन स्कोर करेंगे और 60% तो हम जीत के आएंगे। सर, मुझे कितनी विश्वास 5 है कि हमारा कितना परसेंट कहा आपने? जी कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 60%। 60% सीटें। ठीक है, 60% सीटें। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, आपसे मेरा फाइनल यही सवाल है कि इन 5 सीटों पर आपकी क्या स्थिति है? कोई कमजोर सीट दिखाई देती है आपको इस चुनाव में अपनी? उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों से सहमत होकर के इस बात को ठाना है, वो अपने घरों से बाहर निकल पड़े हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उत्तराखंड से 5 के 5 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके देना है। प्रेम पंचोली जी, सर आपसे मेरा सवाल यह है कि इन 5 सीटों पर लगातार भाजपा के दावा है कि हम इस बार हैट्रिक बना रहे हैं, कांग्रेस भी बात कर रही है अपनी कि नहीं ऐसा नहीं है, सीटें भी जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार 2019-14 वाला ही चीज़ें रिपीट होती हुई दिखाई दे रही हैं या फिर कुछ अलग इस वक्त माहौल है? मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पहले भी कहा कि बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न के जो सवाल है वो मेजोरिटी में, अगर वो पोल वोट में तब्दील होते हैं तो वो मेजोरिटी में तब्दील नहीं होते हैं, ये सामान्य बात है। उनकी संख्या कितनी है और कितने वो वोट एक साथ जाते हैं वो मेजोरिटी में नहीं पड़ते हैं। और जहाँ तक नेशनल इशू का जो सवाल है, नेशनल इशू की जब बात आती है, जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो वो जो सवाल जो पार्टी अच्छे ढंग से अपने मतदाताओं को रिझा पाएगी उस तरह से वोटों का बंटवारा होता है। और
आप देखो कि जिस सीट पे हम पहले चुनाव की बात कर रहे थे, हम पहले नैनीताल सीट से चले थे, तो नैनीताल सीट तो बिल्कुल यूपी से प्रभावित है ना, बिल्कुल एकदम इधर बिजनौर से लगी हुई, उधर दूसरी जिले से लगी हुई, तो ये यूपी से प्रभावित सीट है। और वैसे भी पूरा उत्तराखंड यूपी से प्रभावित है। तो अगर यूपी का रुझान किसी दूसरी पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड के 5 सीटों का रुझान उधर ही जाएगा। ये 5 सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, क्योंकि जो मुद्दे हैं ना, जो रीजनल मुद्दे हैं, वो मेजोरिटी में नहीं है। तो हमेशा चुनाव वही जीतता है जहां मेजोरिटी में वोट पड़ता है। अब वोट, जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो इस लोकसभा चुनाव में हमेशा पोलिंग का जो प्रतिशत है वो बहुत कम रहता है, 55% से के आसपास, एबव उसी के आसपास रहता है। और इस बार अगर बहुत ज़्यादा जादुई प्रचार कर देंगे ये राजनीतिक दल तो 60% रहेगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर इनको पोलिंग को बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए, ताकि एक पोलिंग का मार्जिन भी सामने आए और लोगों को अपने मत अधिकार का भी समझ में बात आए कि हमारे वोट देने से बहुत सारी चीजें बदल सकती है। तो चलते तो चलते ये एक सवाल और जरूरी है जो कि दर्शकों के मन में भी होगा कि जिस तरीके से भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ा, कांग्रेस के लोग जो है छोड़ के लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, भाजपा का दावा है कि अभी भी आते ही रहेंगे, ऐसे में ये जो माहौल बना है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, कांग्रेस को, दूसरी पार्टियों को और किसी और पार्टी को, भाजपा को स्वयं में भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आप मतदाता का जो सेंटिमेंट है, उसकी जो भावना है, आप उसको कितना कैश कर पा रहे हो। माना अगर कांग्रेस ने और ज़्यादा कैश कर दिया है तो कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे वोट, दूसरी पार्टी ने किया तो दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएंगे वोट, भाजपा करेगी तो भाजपा की तरफ चले जाएंगे वोट। तो आपकी जो भावना है, मतदाताओं की जो भावना है, मतदाताओं की 2 भावनाएं होती है। मतदाताओं को पता है कि हमारे क्षेत्रीय चुनाव भी अब 2027 में हो जाएंगे, कुछ ही दिनों में नगर, शहरी और नगर निकाय और पंचायत इकाई के चुनाव भी हो जाएंगे, वहाँ अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू लगे हुए ना चुनाव। तो जब कंटिन्यू सामने पे चुनाव दिखाई दे रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हम अपनी बात तो अपने कैंडिडेट से करेंगे, लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश की बात को लेकर के जो ज्यादा भावनाओं को रिझा पाएगा, अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि जीत उसी पार्टी की होने वाली है। दीपक रावत जी, स्थानीय मुद्दे आपके पास है, फाइनल कमेंट आपका शॉर्ट में बताएगा, इन स्थानीय मुद्दों को किस तरीके से मजबूती के साथ आप जाएंगे इन आखिरी दिनों में आप चुनाव के, क्योंकि 19 तारीख बहुत नजदीक आ गई है। देखिए, हम तो लगातार लगे हुए हैं कि स्थानीय मुद्दों पे ही प्राथमिकता के साथ जनता, यहाँ की जनता वोट डाले, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हो सकते हैं, पर जिस तरह से नुकसान पिछले 22 वर्षों में रहा है उस हमने देखा हुआ है कि स्थानीय मुद्दों को नगण्य करना या बिल्कुल उनको किनारे करना का नुकसान यहाँ के स्थानीय जनता को हुआ है। और हमें पूरा विश्वास है कि आगामी आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें 19 तारीख को जो जनता है वो स्थानीय मुद्दों पर वोट देगी और स्थानीय मुद्दों को जो पार्टी उठा रही हो उसको वो अपना मत देगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। दिगंबर नेगी जी आप हमारे साथ जुड़े, प्रेम पंचोली जी, दीपक रावत जी, डॉक्टर जीतराम, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ पर हर एक सीटों के समीकरण कैसे होंगे, इसके लिए हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार बैठते हैं तो वो भी बताते हैं कि इन सीटों पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। पार्टियों के अपने अपने दावे वादे हैं, लेकिन वोटर्स कहीं ना कहीं कई जगहों पर देखा जा रहा है कि बिल्कुल साइलेंट है। तो ऐसे में वो रुझान किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सब ने अपने मन में, यानी कि आपने अपने मन में ये जरूर सोच लिया है कि इस बार किसको जिताना है और कि कौन सा कैंडिडेट आपके बीच आपकी आवाज़, आपकी बात को सुन पाएगा, आपके लिए वक्त देगा। इसीलिए आपको 19 तारीख को जल्दी उठकर जलपान से पहले मतदान करना है और उसके बाद 4 तारीख तक का हम सबको इंतजार करना है कि आपने किस पर विश्वास जताया है।